नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्लेगरा, ठीक है। प्लेगरा एक तरह का रोग है। प्लेगरा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो प्लेगरा है ये एक तरह का रोग है, किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाएगी तो प्लेगरा रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे। ये सवाल पूछा गया है। अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियासिन, ठीक है। नियासिन, जिसको विटामिन बी 3 बोलते हैं, अगर हमारे शरीर में नियासिन या फिर विटामिन बी 3 की कमी हो जाए तो उसके वजह से हमें प्लेगरा रोग हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें आपको मतलब होने वाले रोग और किस चीज़ की कमी से वो रोग होता है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है, ठीक है। अगर आप चंद्रमा के तल पे जाइएगा, ठीक है, चंद्रमा के सरफेस पे, और वहां से जब आपको आकाश में देखिएगा, स्काई देखिएगा, तो वो पूरा ब्लैक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। तो जो ब्लैक दिखाई देता है ऐसा किस वजह से होता है, कौन से फिनोमेना की वजह से होता है? तो एक फिजिकल फिनोमेना होता है, ठीक है, फिजिक्स का एक फिनोमेना होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि चंद्रमा के तल से आकाश का जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है। तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। ये किस वजह से होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि खसरा होने का कारक क्या है, ठीक है। जो खसरा है इसको हम मीसल्स बोलते हैं इंग्लिश में। खसरा एक तरह का रोग है, तो उसके होने का कारक क्या है, ठीक है। उसका रीजन पूछ रहा है कि किस वजह से ये खसरा होता है लोगों को। तो देखिए ये वायरल डिजीज है, ठीक है। ये क्या है? वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से ये फैलता है। तो ये वायरस की वजह से ही खसरा होता है, ठीक है। जो खसरा यानी कि मिसल्स होता है, ये किस कारक के होते, इसके कारक क्या होते हैं? तो वायरस होते हैं, ठीक है। वायरस की वजह से ये बीमारी होता है लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य स्थितियों में, ठीक है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? मान लीजिए कि अगर आप एक हेल्दी इंसान है, जो भी हेल्दी इंसान है, ठीक है, तो उस स्थिति में देखा जाए कि जो हार्ट है हमारा, दिल, हृदय, उससे जो आता है तो वो कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, ठीक है। कितने प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, ये सवाल पूछा गया। ये सामान्य कंडीशन में पूछा गया, ठीक है। तो सामान्य कंडीशन में कितना हो जाएगा? 24%, ठीक है। 24% हो जाएगा सामान्य स्थिति में, जनरल कंडीशन में। यानी कि एक स्वस्थ इंसान के बारे में पूछा जा रहा है कि हृदय से जो आने वाला रक्त है कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, तो वो हो जाएगा 24%। कितना हो जाएगा? 24%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? जो तारा है, ठीक है, तारा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो तारा है, तारा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसका प्रारंभ यानी कि उसका स्टार्टिंग किन गैसों से होता है? तो इसमें दो गैस बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। तो याद रखिएगा कि जो तारा बनते हैं उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होने में दो गैस होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो भी मतलब उपग्रह है उसको हम लोग कृत्रिम ग्रह को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें जो ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो उसके लिए हमें याद रखना है कि जो सौर बैटरी होता है, ठीक है, उसमें सौर बैटरी लगा होता है, सोलर बैटरी। जो भी मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसके ऊपर सोलर बैटरी लगा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक पिक्चर आपको बना के समझा देते हैं। इस तरह से कोई एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि सैटेलाइट है, ठीक है। तो सैटेलाइट में इस तरह से आप देखेंगे इसमें फैन तरह का निकला हुआ था, ठीक है। इस तरह से फैन निकला हुआ रहता है। मैक्सिमम आप देखे होंगे कि इस तरह का फैन होता है और इस पे इस तरह का लाइनिंग रहता है। और ये क्या होता है? सोलर होता है। ये क्या होता है? सोलर होता है, ठीक है। ये सोलर होता है और ये क्या होता है कि ये मान लीजिए कि आपका सैटेलाइट हो गया, तो ये सोलर पैनल इस पे लगा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि अपने सोलर का जो एनर्जी होता है, सूरज का जो एनर्जी होता है, उससे वो क्या करता है? एनर्जी बना लेता है, ठीक है। उसको क्या करता है? एनर्जी बना लेता है और उसका यूज करता है। तो यही कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत जब भी पूछा जाएगा तो उसमें क्या रहता है? सोलर बैटरी लगता है। क्या लगता है? सोलर बैटरी यानी कि सौर बैटरी लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि आकाश का सबसे चमकीला सितारा है, ठीक है। जो हमारा आकाश है, आसमान, उसमें पूछा जा रहा है कि उसमें सबसे चमकीला सितारा कौन सा है?
आसमान में सबसे चमकीला सितारा के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे चमकीला सितारा कौन सा है। सबसे चमकीला तारा के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको नाम याद रखना है कि साइरस, ठीक है। साइरस नामक सितारा जो है वो आकाश का सबसे चमकीला सितारा है, सबसे ज़्यादा ये चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि। जब भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वही पूछा जा रहा है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है या हानि होता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं या यहाँ से जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हानि होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, तो हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया किसी मतलब कि पूछा जाए कि किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती, ठीक है। जो नोबेल गैस होता है, इनर्ट गैस उसको जिसको हम लोग बोलते हैं, तो किसी भी अन्य परमाणु से अभिक्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि जो इनकी जो बाहरी कक्षा है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्षा होता है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ये किसी दूसरे परमाणु से क्रिया नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं। और जब स्टेबल हो जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपको बैठे बैठे खाना पीना मिल गया सब कुछ, ठीक है, तो आप कोई काम करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। सेम वे में नोबेल गैस होते हैं, उनके पास क्या होता है कि जो भी मतलब उनकी बाहरी कक्षा है वो फुलफिल होती है इलेक्ट्रॉन द्वारा, जिस वजह से वो कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। तो आप खुद को अपने आप पे इसको रख सकते हैं कि आपको अगर बनाया बनाया खाना मिल रहा है, टाइम से आपको मोबाइल आपका रिचार्ज हो जा रहा है, मोबाइल चार्ज भी हो जा रहा है, हर चीज़ हो जा रहा है, तो आप कोई भी काम नहीं करिएगा, दिन रात बेड पे लेटे लेटे क्या करिएगा, रील्स देखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे रिलेट करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि पानी रखा हुआ है और उसमें आपने साबुन को घोल दिया, ठीक है, तो उसके में पूछा जा रहा है कि जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें होता यह है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि घट जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी अगर आप पानी में साबुन को घोलेंगे तो वहाँ पे जो पृष्ठ तनाव होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे मार्केट में जब भी आप जाते हैं दुकानों पे फल के, तो एकदम आपको पका पका फल मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो लोग दूर दूर से फल मंगाते हैं, कच्चा कच्चा फल मंगा लेते हैं, क्योंकि पका हुआ आएगा तो समय लगेगा तो वो खराब हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक तरह का गैस यूज करते हैं, उसी गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा गैस होता है जिसका प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। तो वो होता है एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन होता है। एथिलीन गैस का प्रयोग करके फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, तो उनके स्टडी को क्या कहा जाता है, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। उनके स्टडी को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है पोमोलॉजी। क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी। जो पोमोलॉजी होता है उसमें कि हम लोग क्या करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। जो रक्त कोश होता है, ठीक है, रक्त कोश, ठीक है, यानी कि जो ब्लड बैंक होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जब मान लीजिए कि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा अपना ब्लड डोनेट करता है तो उसको रखा जाता है, ठीक है, उसको काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रखा जाता है। मान लीजिए जिसको ज़रूरत होगा उसको दिया जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि जो रक्त होता है उसमें कौन सी रसायन साथ में मिला के, कौन सा केमिकल मिला के रखा जाता है। तो वो केमिकल कौन सा हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ रक्त को मिला के रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, तो रक्त कोश यानी कि ब्लड बैंक में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है। जो प्रकाश होता है उसमें ध्रुवण की जो घटना होती है वो क्या सिद्ध करता है। सवाल क्या है कि प्रकाश होता है यानी कि लाइट, उसमें ध्रुवण की जो घटना होती है वो क्या सिद्ध करती है, तो वो सिद्ध करती है कि जो प्रकाश की तरंगे है वो अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती है। तो बस ट्रांसवर्स वेव को सिद्ध करने के लिए प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, और जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो प्रकाश है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। साउंड कौन सा वेव है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि साउंड यानी कि जो आवाज़ होता है, साउंड, ध्वनि, वो कौन सा वेव है, ठीक है, वो कौन सा वेव है बताइएगा आपको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा वेव है। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो इसके बारे में बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष में होते हैं, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर के बारे में आपने सुना होगा।
ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किस चीज़ का इकाई है, किस चीज़ को मेजर करते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल करके। तो आपको याद रखना है कि जो प्रकाश वर्ष होता है लाइट ईयर, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट ईयर भी बोलते हैं, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है, ये मेजर करता है डिस्टेंस, क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी मेजर करने का यूनिट है, आपको याद रखिए रखना है। तो यही पूछा जा रहा है कि किसके इक्वल होता है, कि एक प्रकाश वर्ष में होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, तो किलोमीटर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, कितना होता है, तो 9 पॉइंट, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह से आपको सही से याद रख लेना है जिस तरह से हमने लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलयन का रासायनिक नाम है। जो फोटोग्राफी जब हम लोग करते हैं तो उसमें भी एक केमिकल यूज किया जाता है, ठीक है, तो वही प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन, ठीक है, एक तरह का विलियन, एक तरह का सोल्यूशन यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोविलियन। तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। बहुत बार पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग स्टार लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक का नियम, ठीक है, हुक्स लॉ पढ़े होंगे, अगर आप 11th में फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे हुक्स का लॉ पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो हुक का जो नियम होता है विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, तो वो पूछा जा रहा है कि साइंस के किस ब्रांच से रिलेटेड है, तो है भौतिक विज्ञान से, ठीक है। बोला तो अभी आपने कि 11th में अपने फिजिक्स अच्छा से पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ा होगा, तो उसमें हुक्स का लॉ पढ़ाया गया है। तो यही पूछा जा रहा है कि ये विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, यानी कि आपको ब्रांच ही बताना कि था कि फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी उसमें से। तो आपको याद रखना है कि जो हुक्स का लॉ है वो किससे संबंधित है, तो फिजिक्स से। किससे संबंधित है, तो फिजिक्स से, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप देखते रहिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होता है लास्ट तक देखिए, थोड़ा सा समय निकाल के देखिए, अच्छी चीज़ सीखिए, आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों ही फील्ड में, एक तो होता है साउंड यानी कि जो ध्वनि होता है उस फील्ड में भी इसका ये संबंधित है, और दूसरा होता है लाइट यानी कि प्रकाश से भी ये संबंधित है। तो याद रखना है कि ध्वनि व प्रकाश से। तो इस तरह आपको एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सिर्फ ध्वनि दे देगा, मान लीजिए एक जगह सिर्फ साउंड दे दिया गया ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दे दिया गया, लाइट दे दिया गया, ठीक है, ऑप्शन बी में लाइट दे देगा, यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ और दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, क्या दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, और चौथा में दे देगा ए एंड बी। तो अब यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि जो ध्वनि और प्रकाश, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या चूज कर लेंगे, ए और बी। बहुत लोग क्या करेंगे, जल्दी से देख के साउंड कर देंगे, और जो लाइट में जानते होंगे तो वो लाइट कर देंगे, और ये वाला ऑप्शन छोड़ देंगे। तो इस तरह से कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करना है, हमेशा ध्यान से आंसर को मार्क करिएगा। नेक्स्ट है मेंडल का नियम संबंधित है। जो मेंडल हैं, जॉर्ज मेंडल, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जो नियम है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो जॉर्ज मेंडल का जो नियम है वो अनुवांशिकता से, हेरिडिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से, ठीक है। अगला सवाल है स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। जो स्टील होता है, ठीक है, स्टील, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, किसकी, जिंक की, ठीक है, जिंक की लेयर उस पर लगाई जाती है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहा जाता है, जो जिंक की परत चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाया जाता है, ताकि वो रस्टिंग से बचाए, ठीक है, ताकि वो क्या करे, उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करे, रस्टिंग से क्या करे, प्रोटेक्ट करे, इसलिए उस पर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहा जाता है, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया गैल्वेनाइजेशन से। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, ठीक है, उस यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो क्या करता है कि यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में काम कौन करता है, तो डायनेमो, ठीक है, क्या होता है, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, अगला सवाल क्या दिया गया, तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि सूक्ष्म कणों की किसी द्रव, देखिए ये चीज़ आप जब देखेंगे पवन चक्की, ठीक है, डायनेमो क्या वहाँ पे लगा होता है, तो पवन चक्की इस तरह से देखेंगे, जहाँ जो समुद्री इलाका होता है इस तरह से टावर वगैरह लगा होता है, ठीक है, इस तरह से टावर वगैरह लगा होता है इस तरह से, और इसमें एक बहुत बड़ा इस तरह से यहाँ पे लगा होता है फैन, ठीक है, इस तरह से फैन लगा होता है,
ये फैन रोटेट होता है, ये फैन क्या होता है, इस तरह से रोटेट होता है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ये जो फैन रोटेट होता है तो ये क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया, मैकेनिकल ऊर्जा हो गया। और इसमें क्या होता है, ये जो जब ये मोटर इसमें लगा होता है डायनेमो, तो वो रोटेट होता है और वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये ज़्यादातर जो कोस्टल एरिया होते हैं जहाँ पे 150 किलोमीटर की स्पीड से जो वहाँ पे हवा बहती है, वहाँ पे ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या ये तेज़ी से रोटेट करेगा और इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो वही सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो सूक्ष्म कण होते हैं कि उसमें किसी द्रव या गैस में जो दिशाहीन स्वच्छंद गति होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट उसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट उसको बोलते हैं। अगला सवाल याद यहाँ पे दिया गया कि विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है। तो एक साइंस का ब्रांच है जिसका नाम है फोटोसोनिक्स। क्या नाम है, फोटोसोनिक्स। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं पौधे पर ध्वनि का प्रभाव, जो भी प्लांट्स है उस पर ध्वनि यानी कि साउंड का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लोग फोटोसोनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फोटोसोनिक्स क्या है, एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग पौधों पर ध्वनि का प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है कि क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है। ठीक है, जो क्रेस्कोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ एक तरह का यंत्र है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, तो इससे हम लोग जो भी पौधे हैं उसमें बढ़ने की जो दर है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, जो ग्रोथ होता है पौधे का, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा क्रेस्कोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तरह का ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग प्रयोग किस लिए करेंगे कि तो पौधे में जो वृद्धि होता है उसको मेजर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग प्रोटीन लेते भी हैं, जो बच्चे जिम जाते होंगे वो भी प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा मसल स्ट्रांग हो जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो प्रोटीन होता है वो किन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन मिलकर बने होते हैं अमीनो अम्ल से। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, तो अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय। अब विटामिन सी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या यह एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, यानी कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसमें से आपको बताना है। तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, यानी कि वो एसिडिक है। क्या कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो भी सवाल यहाँ पे बताया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।